नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी हब 890 पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने संकेंद्रीय वलय सिद्धांत पढ़ा था। अब हम देखते हैं त्रिज्यखंड सिद्धांत, द सेक्टर थ्योरी। जैसे नाम से ही ज्ञात है कि त्रिज्यखंड आवासीय क्षेत्रों का प्रतिरूप कैसा होगा, त्रिज्यखंड के रूप में, और जबकि पहले वाले संकेंद्रीय में कैसे था, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या इसमें। नगरीय भूमि उपयोग के विकास से संबंधित त्रिज्यखंड सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध अमेरिकी भू-अर्थशास्त्री होमर हॉयट ने 1939 में किया था। कब किया था? होमर हॉयट ने प्रतिपादन किया त्रिज्यखंड सिद्धांत का, और 1939 में। होमर ने यह समझाने का प्रयास किया कि आवासीय भूमि उपयोग नगर केंद्र से बाहर की ओर जाने वाले परिवहन मार्गों के सहारे वेज अथवा त्रिज्यखंडों के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? परिवहन मार्गों के सहारे त्रिज्यखंड के रूप में। त्रिज्यखंड या वृत्तखंड सिद्धांत से संबद्ध प्रारंभिक चर्चा आर.एम. हर्ड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सिटी लैंड वैल्यू के प्रथम प्रकाशन 1903 में ही किया था। जो इस सिद्धांत की प्रारंभिक चर्चा है वो प्रिंसिपल ऑफ सिटी लैंड वैल्यू का जो पहला प्रकाशन हुआ था उसमें किया गया था। ठीक है। उन्होंने नगर के केंद्र से बाहर की ओर परिवहन के सहारे अक्षीय विकास की व्याख्या करते हुए ताराकृति स्टार शेड नगर को इसका परिणाम बताया। जब उन्होंने प्रारंभिक चर्चा की तो उन्होंने ताराकृति आकृति को अपनाया। ठीक है, स्टार शेप्ड। होयट ने कार्य प्रगति प्रशासन नामक संस्था द्वारा एकत्रित 64 अमेरिकी नगरों के व्यक्तिगत ब्लॉकों के आंकड़ों का प्रयोग सन 1934 में किया। उन्होंने अपने अध्ययन के लिए 64 अमेरिकी नगरों के आंकड़ों का प्रयोग किया। ठीक है। होयट ने औसत किराया और विभिन्न दूसरे आंकड़ों को मानचित्र पर प्रदर्शित किया और इन्हीं मानचित्रों के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। होयट ने पाया कि केवल एक ही तत्व किराया रेंट विभिन्न आवासीय विशेषताओं की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। उनके अनुसार किराया प्रतिरूप को आवासीय क्षेत्रों की संरचना के मार्गदर्शन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। होयट ने हर्ड के तारा सदृश आकृति वाले नगरीय विकास को भी परिमार्जित किया, जिसका विकास मुख्य परिवहन मार्गों अथवा न्यूनतम अवरोध के सहारे होता है। होयट ने जो भी अपने सिद्धांत का आधार बनाया है वो मुख्य रूप से रेंट बनाया है, किराया। जैसे जैसे किराया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उन्होंने आवासीय क्षेत्र बताए हैं, कैसे उच्च क्षेत्र हैं, कैसे निम्न क्षेत्र हैं, कैसे मध्यम आवासीय क्षेत्र हैं। ठीक है। होयट ने त्रिज्यखंड सिद्धांत के अनुसार परिवहन के विशिष्ट अक्ष के सहारे प्रायः समान प्रकार के भूमि उपयोग पाए जाते हैं। संपूर्ण नगर को एक वृत्त के रूप में माना गया है और विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र त्रिज्यखंड के रूप में नगर केंद्र से बाहर की ओर अरीय रूप में पाए जाते हैं। समान प्रकार के भूमि उपयोग की उत्पत्ति वृत्त के केंद्र के निकट होती है, जहां से वे बाहर की ओर परिधि तक स्थानांतरित होते जाते हैं। उदाहरण स्वरूप क्या होगा? यदि नगर के पूर्वी खंड में उच्च किराए वाला आवासीय क्षेत्र स्थित है तो अन्य जो भी अन्य क्षेत्र होंगे वो भी उसी पूर्वी क्षेत्र की ओर ही विस्तृत होंगे। तो उसका विस्तार सदैव नगर के पूर्वी खंड में ही बाह्य सीमा की ओर होगा। इसी प्रकार निम्न स्तरीय आवासीय क्षेत्र यदि नगर के दक्षिणी खंड में स्थित है तो उसका विस्तार उसी खंड में नगर की बाहरी सीमा की ओर होगा। ठीक है। विभिन्न किराए वाले स्थैतिक या स्थायी नहीं होते हैं। विभिन्न किराए वाले क्षेत्र स्थैतिक या स्थायी नहीं होते हैं। इस प्रकार एक उच्च वर्गीय
आवासीय क्षेत्र एक निश्चित खंड में केंद्र से बाहर की ओर फैलते जाते हैं। इस प्रक्रिया में पुरानों भवनों वाले मध्यम श्रेणी के आवासीय क्षेत्र बन जाते हैं और उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र का विस्तार परिधि की ओर होता है। वर्तमान उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र के सभी ओर प्रायः मध्यम किराए वाले मिलते हैं, अतः विस्तार की संभावना केवल नगर की परिधि की ओर ही रह जाती है। इसके विपरीत जहां एक खंड में निम्न श्रेणी के आवास क्षेत्र विकसित होते हैं, आवासीय विस्तार उसी खंड में नगर की परिधि की ओर होता है, जिससे उस नगर खंड में केवल निम्न श्रेणी के आवासीय पाए जाते हैं। होयत ने नगर के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों की स्थिति को त्रिज्य खंडों के रूप में दर्शाते हुए निम्नलिखित 5 प्रकार के त्रिज्य खंड की व्याख्या की है। कौन कौन से हैं 5 प्रकार, देखते हैं। नंबर 1 केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। नंबर 2 थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग क्षेत्र। नंबर 3 निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र। नंबर 4 मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र और नंबर 5 उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र। इसमें इस सिद्धांत में यही बताया गया है कि अगर निम्न वर्गीय क्षेत्र जिस दिशा की ओर पाए जाते हैं तो उसी दिशा की ओर अन्य अन्य निम्न वर्गीय क्षेत्रों का विस्तार होगा। इसी प्रकार उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र जहां पाए जाते हैं तो वहीं पर उच्च वर्गीय होगा। ठीक है, देखिए डायग्राम में क्या बताया गया है, ये देखिए केंद्रीय व्यापार क्षेत्र मध्य में पाया गया, थोक व्यापार एवं हल्के उद्योग ये यहाँ पर इस त्रिज्य खंड में पाए गए। फिर निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र ये इस श्रेणी में पाए जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र नंबर 4 ये यहाँ पर हैं, यहीं पर इनका त्रिज्या बनती चली जाएगी, विस्तार होता चला जाएगा। ठीक है, और फिर उच्च वर्गीय नंबर 5 ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ये सिद्धांत पढ़ने में थोड़ा टिपिकल है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। उच्च किराए वाले क्षेत्रों का स्थानांतरण। उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र नगरीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। होयत के अनुसार उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र के कारक निर्धारक कारक निम्नलिखित हैं। उच्च श्रेणी के कैसे विकास होता है क्षेत्र, उसको देखते हैं। उच्च श्रेणी का आवासीय विकास उत्पत्ति स्थल से बाहर की ओर परिवहन मार्गों के सहारे या भवनों के दूसरे वर्तमान केंद्रों या व्यापारिक केंद्रों की ओर होता है। ठीक है, परिवहन मार्गों के सहारे या तो उनका विस्तार होगा या तो वर्तमान केंद्र व्यापारिक केंद्रों की ओर होता है। नंबर 2 उच्च किराए वाले क्षेत्र उन उच्च भूमियों की ओर अग्रसर होते हैं जो बाढ़ मुक्त होते हैं। इनका विकास झील, खाड़ी, नदी तथा सागर के ऐसे तटीय भागों में भी हो सकता है जिनका उपयोग उद्योग के लिए नहीं किया जाता है। जहां उद्योगों का विकास नहीं हो सकता वहां पर ये उच्च किराए वाले मकान पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, जैसे झील हो गया, खाड़ी हो गया, नदी, सागर, इन तटीय भागों में। नंबर 3 उच्च किराए वाले आवासीय क्षेत्रों का विकास नगर के उस भाग में हो जाता है जो सीमा के बाहर स्वतंत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र हैं, विभिन्न प्राकृतिक तथा कृत्रिम अवरोधों द्वारा परिसीमित मृत छोर डेड जोन से दूर होते हैं। नंबर 4 समुदाय के मुखिया के आवास की दिशा में भी उच्चतर आवासीय क्षेत्र के विस्तार की प्रवृत्ति पाई जाती है। जहां पर जो समुदाय का मुखिया है उसका अगर मकान होगा तो वहीं पर अन्य मकान भी विकसित होते चले जाएंगे, उच्चतर आवासीय क्षेत्र। नंबर 5 कार्यालय भवन, बैंक, भंडार आदि उच्च श्रेणी के आवास को आकर्षित करते हैं। जहां पर इन 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 आवासों इन जैसे कार्यालय भवन हो गया, बैंक हो गया, भंडार हो गया आदि, जहां पर ये वाले क्षेत्र पाए जाएंगे वहां पर उच्चतर आवासीय क्षेत्र विकसित हो जाते हैं।
नंबर 6, तीव्रगामी परिवहन मार्गों के सहारे भी उच्च श्रेणी के आवासीय। नंबर 7, डीलक्स उच्च किराए के कमरों वाले आवास पुराने आवासीय क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र के निकट स्थापित होते हैं। नंबर 8, उच्च श्रेणी के आवास स्थानांतरण की प्रक्रिया में नगर के एक या एक से अधिक क्षेत्रों में निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हैं। उपर्युक्त कारकों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि परिवहन मार्गों के सहारे उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्रों का बाहर की ओर स्थानांतरण अधिक सुदृढ़ होता है। उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्रों का विकास विशेष रूप से तीव्रगामी परिवहन मार्गों, उद्योगों के लिए अप्रयुक्त जलाग्र भागों, जैसा कि ऊपर बताया है, के सहारे उच्च भूमि, खुले देहाती क्षेत्रों, समुदाय के नेता या मुखिया के आवास और व्यापारिक केंद्र की ओर होता है। ये निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है। अब त्रिज्यखंड सिद्धांत का मूल्यांकन देखते हैं, क्या क्या आलोचना है और क्या क्या इसका महत्व है। होयट का त्रिज्यखंड सिद्धांत आनुभविक कार्यों पर अधिक आधारित है, यानी अनुभव पर आधारित है, और उनके द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों की तुलना करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उन्होंने 64 नगरों का जो भी आंकड़े लिए हैं तो उनकी तुलना अत्यंत कठिन है। संभवतः इसी कारण से होयट के त्रिज्यखंड सिद्धांत का परीक्षण व्यक्तिगत नगरों पर अपेक्षाकृत कम किया गया है। वाल्टर फायरे ने केंद्रीय बोस्टन के भूमि उपयोग अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि इसके विभिन्न पक्ष होयट के सिद्धांत के विपरीत हैं। अतः फायरे ने त्रिज्यखंड सिद्धांत के विरुद्ध अनेक आपत्तियां उठाई हैं। ये मुख्य आलोचक हैं, ठीक है, त्रिज्यखंड सिद्धांत के। उनके अनुसार उच्चावच जलाग्र स्थित तथा अन्य कारकों ने बहुत से नगरों के त्रिज्यखंड प्रतिरूप को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है। यानी जब इनका विकास होता है, इन स्थलाकृतियों या जलाग्र भागों या जो पाए जाते हैं, तो वो त्रिज्यखंड आकृति नहीं बनती है, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा है कि भूमि उपयोग सिद्धांतों के संदर्भ में संपूर्ण मानचित्रांकन उपागम केवल आदर्श संकल्पना को समझने में सहायक हो सकता है। किंतु यह सामान्यीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब एक आदर्श संकल्पना हो सकती है किसी छोटे क्षेत्र की, जबकि लिए ये सार्वभौमिक नहीं है, इसको सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। फायरे ने यह भी आपत्ति उठाई है कि होयट ने भूमि उपयोग को निर्धारित करने में सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर ध्यान नहीं दिया है। ये 3 आलोचनाएं हो जाएंगी, ठीक है, पॉइंट वाइज करके भी लिखा जा सकता है इनको। होयट ने 1964 में प्रकाशित एक लेख में त्रिज्यखंड सिद्धांत का स्वयं पुनर्मूल्यांकन किया। उन्होंने ही मूल्यांकन किया, होयट महोदय ने ही, जिसमें उन्होंने यह देखने का प्रयास किया कि क्या यह सिद्धांत नवीन परिवर्तित दशाओं में इसी प्रकार लागू होता है जैसे पहले लागू होता था। क्या उच्च किराए वाले आवासीय क्षेत्र नगर के एक या एक से अधिक खंडों में स्थित हैं और वे इसके चतुर्दिक पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करते। यह प्रतिरूप उस समय 1939 भी इसी रूप में था जब उन्होंने त्रिज्यखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। होयट ने इन प्रश्नों के उत्तर में बताया कि उच्च आय वर्गीय परिवार अब भी मुख्य रूप से पूर्ववर्ती त्रिज्यखंडों में ही संकेंद्रित है, किंतु स्वचालित वाहनों के प्रचलन के फलस्वरूप ये वर्तमान बसे हुए क्षेत्रों के बाहर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। इससे नगरीय विकास प्रतिरूप में अधिक लोच आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ उच्च आय वर्गीय परिवार निम्न वर्गीय त्रिज्यखंड के बाहर विकसित हो सकते हैं। ये उसका संशोधित रूप है। जैसे उन्होंने बताया था कि अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने दोबारा पुनर्मूल्यांकन किया तो ये बताया कि उच्च आय वर्गीय निम्न वर्गीय त्रिज्यखंड के बाहर भी विकसित हो सकते हैं। होयट के अनुसार इनका सामाजिक स्तर उतना ऊंचा नहीं होता जितना कि उच्च आय वर्गीय आवासीय क्षेत्र में नए बसे हुए लोगों का होता है, ठीक है। ये इसका महत्व है, जब पुनर्मूल्यांकन के बाद इसका पूछा जा सकता है। ये आलोचना के बिंदु और ये महत्व हो गया। यहाँ पे त्रिज्यखंड सिद्धांत समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे बहुनाभिक सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए यहाँ पर और प्रश्नोत्तर भी लेकर आएंगे इससे संबंधित।
उस वीडियो में। तब तक यहाँ पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए।